सो हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम लोग फिर से एक इजी सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो क्या है हमारा एरिया ऑफ इंटीग्रल। इसको हम लोग शॉर्ट में एओआई भी बोलते हैं और कुछ जगह इसको हम लोग एरिया अंडर द कर्व भी बोलते हैं। मतलब कि कोई एक मेरे पास कर्व दे रखा होगा, मुझे क्या करना होगा, उससे बनने वाला जो भी एरिया होगा वो फाइंड करना होगा। तो जस्ट इमेजिन, अगर मैं एक इस तरीके का कर्व ले लूँ, ठीक है, तो इस कर्व से बनने वाला जो मेरा एरिया है वो एक एरिया तो मुझे ये दिखाई दे रहा है। सिमिलरली एक एरिया मुझे ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस कर्व को नाम दे देता हूँ मैं एफ एक्स। और एक्चुअली में ये हो तो ओरिजिन गया, बट ठीक है, मैं इसको ए नाम दे देता हूँ। और यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ बी, और यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ सी। ठीक है, और ये जो मेरा शेडेड है पोर्शन है एरिया, इसको मैंने नाम दे दिया A1 और इसको नाम दे दिया मैंने A2। मुझे क्या निकालना था, एरिया अंडर द कर्व। तो एक्चुअली में जो हमारा एम है वो कौन सा एरिया निकालना है, A1 प्लस A2। ठीक है, ये एरिया की, क्योंकि अच्छा हमने अभी तक क्या पढ़ा है, जो हमारी एरिया की वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है, एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब कि पॉजिटिव वैल्यू होती है। तो मैं इसको और अच्छे से क्लियर करके लिख सकता हूं कि सपोज मुझे पॉजिटिव वैल्यूज चाहिए, ये रहे। तो मेरा जो टारगेट है, मेरा जो एम है वो क्या है, A1 प्लस A2 निकालना। परफेक्ट। लेकिन हमको पता है कि क्योंकि सबने अभी तक बेसिक सबने पढ़ रखे हैं, ठीक है, हम लोग सिर्फ जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं सीयूईटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग उस चीज़ को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि इंटीग्रेशन भी हमें क्या देता है, एरिया देता है। तो सपोज करो कि अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूँ ए से लेके बी, और ये मेरा फंक्शन हो गया एफ एक्स और ये हो गया मेरे पास डी एक्स। ठीक है, अच्छा, यहां से जो मुझे वैल्यू आएगी वो एक्चुअली में वैल्यू मेरी क्या होगी, A1 माइनस A2। ठीक है, एक्स एक्सिस से जो ऊपर वाला एरिया होता है उसको हम लोग कैसे कंसीडर करते हैं, पॉजिटिव। और अगर बिलो द एक्स एक्सिस है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, तो यहां से मुझे मान लो सपोज A1 वैल्यू मिली और यहां से मुझे A2 वैल्यू मिली, और ये क्या हो जाएगा, माइनस के A2, क्योंकि ये क्या है मेरा, बिलो द एक्स एक्सिस। तो इंटीग्रेशन करने से मुझे वैल्यू क्या मिली, A1 माइनस A2। लेकिन मुझे वैल्यू क्या चाहिए, A1 प्लस A2। तो A1 प्लस A2 मुझे कैसे वैल्यू मिलेगी, जब मैं ये जो नेगेटिव वाला जो A2 था इसको मैं क्या कर दूं, बना दूं पॉजिटिव। कैसे, बाय टेकिंग मॉड। तो मैं कैसा लिख सकता हूं, ये रहा। ठीक है, तो अगर मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं ए से लेके बी का, तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, A1 प्लस मॉड A2। ठीक है, तब जाके मैं क्या निकाल पाऊंगा, एरिया अंडर द कर्व। परफेक्ट। ठीक है, इसी तरीके से अगर, अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, इसको भी मैं ब्रेक कर लेता हूं। अच्छा, इसको अगर मुझे और डिटेल वे में जाना हो तो मैं क्या लिख सकता हूं कि जो मेरा एरिया है, अब एक्चुअली में ये मेरा एग्जैक्टली एरिया हो गया, जो मेरा रिक्वायर्ड एरिया है वो मैं लिख सकता हूं। तो मैं एरिया को क्या लिख सकता हूं, ए से लेके सी, ठीक है, एफ एक्स डी एक्स प्लस मॉड सी से लेके बी एफ एक्स डी एक्स। क्योंकि नेगेटिव पार्ट मुझे कहां से कहां तक दे रहा है, सी से लेके बी तक वाला जो मेरा फंक्शन है वो नेगेटिव है, और ए से लेके सी तक वाली जो लिमिट में है वो मेरा फंक्शन कैसा बिहेव कर रहा है, पॉजिटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव वाले में तो मुझे कोई इशू नहीं है, नेगेटिव वाले में बस मुझे क्या करना है, मॉड लेना पड़ेगा, ताकि जो मेरा रिक्वायर्ड आंसर है वो फाइंड आउट हो सके। ठीक है, क्योंकि मुझे चाहिए था A1 प्लस A2। तो अभी हमने सेम ये एरिया किसके रेस्पेक्ट में निकाला, एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में निकाला। मैं चाहूँ तो इसको वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में भी कर सकता हूँ। तो सपोज मैं अगर इसी ग्राफ को चेंज करके, ऑल दो क्वेश्चन ज़्यादातर एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में ज़्यादा होते हैं, लाइक 90% क्वेश्चन तुम्हारे एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में ही आएंगे। बट ठीक है, जस्ट एक नोट डाउन कर लेते हैं। सपोज करो ये रहा मेरे पास, सेम मान लो ये ए, ये चलो इस बार बी ले लेते हैं और यहाँ पे सी लिमिट ले लेते हैं। मेरा जो रिक्वायर्ड एरिया है, जो एरिया अंडर द कर्व आ रहा है वो क्या आ रहा है, ये, और ये क्या आ रहा है, ये। ठीक है, अब मुझे पता है कि जो राइट हैंड साइड वाला है, या मैं बोल सकता हूं कि वाई एक्सिस के जो फॉरवर्ड डायरेक्शन वाला है वो तो कैसा रहेगा, पॉजिटिव।
और बिलो वाला क्या रहेगा, या बैकवर्ड वाला क्या रहेगा, मेरा नेगेटिव एरिया। बट मुझे तो टोटल एरिया चाहिए, तो मुझे तो दोनों ही एरिया को क्या चाहिए, ऐड करना है। तो मेरा आंसर फिर से क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ए से लेके बी। इस बार यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ ऑफ वाई फंक्शन सेम, बस जहाँ पे y है वहाँ पे x आ जाएगा, जहाँ पे x है वहाँ पे y आ जाएगा, इतना चेंज होगा। और फिर मैं ले लेता हूँ मॉड b से लेके c एफ ऑफ y, और सॉरी ये गड़बड़ कर दिया मैंने, यहाँ हो जाएगा dy और यहाँ हो जाएगा dy। ठीक है, और एफ ऑफ y को ही मैं क्या लिख सकता हूँ, x। और जैसे कि हम लोग पहले भी पढ़ते हुए आए हैं कि एफ ऑफ एक्स को ही हम लोग कई बार क्या लिख देते हैं, y लिख देते हैं। ठीक है, तो मतलब इन शॉर्ट मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ, बार बार इसको रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं चाहूँ तो यहाँ पे एफ वाई की जगह पे एक्स भी लिख सकता हूँ। ठीक है, परफेक्ट, ये हो गया। अच्छा, इसके बाद देखो, अब हम आते हैं, बस इतना सही है हमारा क्या, एरिया ऑफ इंटीग्रल। ठीक है, या एरिया अंडर द कर्व। अब आते हैं जो हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो काम की, जिन पे हमें एक्चुअली में फोकस करना है। हम लोगों को इस टाइम पे उतना बेसिक या डेप्थ में नहीं जाना, हमें वो काम की चीज़ें देखनी है जिससे हम लोग क्वेश्चन को कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हम लोग सीयूटी में टारगेट कर सकें। ठीक है, तो अब आते हैं सिमेट्रिकल एरिया। सिमेट्रिकल एरिया, मैं एक काम करता हूँ, दो तीन ग्राफ बना देता हूँ। तो सपोज करो कि अगर मैं साइन का ही ऐसे बना दूँ, ठीक है, और एक काम कर सकते हैं हम लोग, सर्कल बना लेते हैं। एक्चुअली में ये सर्कल है, अगर थोड़ा बहुत शेप ऊपर नीचे हो जाए तो समझ जाना। ठीक है, ये रहा सर्कल। ठीक है, तो अगर मेरे से मान लो कि उन्होंने ये पूछा कि मुझे ये शेडेड एरिया चाहिए, मैंने ऐसे शेड कर दिया, और मान लो कि उन्होंने इस बार भी ये बोल दिया कि मुझे ये टोटल शेडेड एरिया चाहिए। ठीक है, ये रहा। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो मुझे यहाँ पे ना सिमेट्री बहुत दिखाई दे रही है। सपोज करो मैंने इसको कर दिया। ठीक है, सिमेट्री इन द सेंस का मतलब कि देखो, जितना एरिया ये होगा वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू बाइस्ड, उतनी ही सेम एरिया ये कवर कर रहा होगा, और उतना ही सेम एरिया ये कवर कर रहा होगा, क्योंकि ये ग्राफ कैसा है, सिमेट्रिकल। सेम देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितना मेरा ये एरिया आ रहा है, ये रहा सेम, बाकी भी यही, ये भी उतना ही होगा, ये भी उतना ही होगा, और ये भी उतना ही होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ग्राफ्स में, ऐसे कर्व्स में हम लोग क्या करते हैं, सिमेट्री का एडवांटेज उठाते हैं। सिमेट्री का एडवांटेज इन द सेंस कि मान लो कि अगर मैं इस वाले क्वेश्चन को सपोज लिमिट ले लूँ 0 पाए और 2 पाए और 3 पाए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे टोटल एरिया निकालना है, शेडेड बोल सकता हूं मैं, टोटल शेडेड एरिया, तो मैं क्या करूंगा, मैं ये पूरा इंटीग्रेट ना करके 0 से लेके 3 पाए तक, मैं क्या करूंगा, एक छोटे से इस पार्ट को इंटीग्रेट कर लूंगा। ये रहा मेरे पास 0 से पाए, और ठीक है, ये साइन एक्स का तो नहीं है, मतलब लाइक मॉड हो जाएगा, मतलब पीछे भी जाता है, बट कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं जस्ट समझने के लिए। मेरा साइन एक्स डी, ठीक है। और बट ये मेरा एरिया कितना है, ये वाला पार्ट, अब मैं इसी का अगर थ्राइस कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल एरिया। तो मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन में अपनी कैलकुलेशन को छोटा किया, किसके थ्रू, सिमेट्री के थ्रू। ठीक है ना, सिमेट्री का एडवांटेज उठा के। सेम इसी तरीके से मान लो कि अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए एफ एक्स बोल देता हूँ, ठीक है, तो ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, और मान लो कि सपोज यहाँ पे मैं लिमिट दे देता हूँ 2, यहाँ पे भी 0 ले लेते हैं। ठीक है, तो 0 से 2, और ये मेरे पास हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स। लेकिन ऐसे कितने पार्ट बन रहे हैं मेरे, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो मैं क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई बाय 4। तो मैंने क्या किया, एक पार्ट को इंटीग्रेट करके मल्टीप्लाई बाय 4, और ये मेरा क्या आ जाएगा, शेडेड एरिया। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से जितने भी मेरे सिमेट्रिकल एरिया हैं उनका मैं क्या करूंगा, एडवांटेज लूंगा। ठीक है, अच्छा, ठीक है। इसके बाद देखो, एक हम लोग स्टैंडर्ड रिजल्ट, कुछ एक दो स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं जिनको नोट कर सकते हैं। अगर डायरेक्टली क्वेश्चन आ गया पेपर में तो हमें फायदा, उसका एडवांटेज मिलेगा। ठीक है ना, क्योंकि हम लोग टाइम सेव कर सकते हैं, और टाइम सेव करने के बाद कुछ ऐसे क्वेश्चन जो थोड़े से ज़्यादा लेंदी हैं, हम लोग वहाँ पे अपने टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो सपोज पैराबोला सबको पता है,
तो मान लो कि कभी तुम्हारे पास इसी में नहीं या दो बनाने पड़ेंगे, तो मैं एक काम करता हूँ, दो छोटे छोटे कार्टेशियन बना लेता हूँ। और ये रहा। तो एनसीईआरटी में हमने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस किए होंगे कि मान लो जिसमें पैराबोला है और एक लाइन है, ठीक है, ये रहा। तो इन दोनों के बीच का शेडेड वाला पार्ट कौन सा, ये वाला। ठीक है, या एक काम करते हैं, इस बार इसको ऐसे ले लेते हैं, और इस साइड भी हो सकता है, ऐसा कोई वो नहीं है, ठीक है। और मान लो कि इस तरीके की इस बार लाइन और मेरे पास ये शेडेड बन रहा हो, ठीक है। फॉर्मूले से भी जाएंगे तब भी वही आंसर आएगा, बट फिलहाल के लिए अभी हम लोग इसको बहुत ही इजीली नोट कर सकते हैं। देखो, अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, क्योंकि ये लाइन मुझे पता होगी, पैराबोला मुझे पता होंगे, तो मेरे पास ये पॉइंट्स निकल आएंगे, ठीक है ना। और मुझे ये डिस्टेंस भी पता चल जाएगी। अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे ऐसे डॉट डॉट कर दूं, ये रहा, ये रहा, तो क्या मुझे एक परफेक्ट रेक्टेंगल दिख रहा है? देखो ये रहा। फिर सिमिलरली ऐसे ये रही नीचे लाइन, फिर ये रहा, एकदम परफेक्ट स्क्वायर, सॉरी रेक्टेंगल बन रहा होगा, ठीक है। सेम यही काम यहाँ भी होगा, देखो ये रहा। क्योंकि लाइन और पैराबोला आपस में कट कर रहे होंगे, तो मुझे ये इंटरसेक्शन पॉइंट्स मिल जाएंगे, जिससे मैं ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस को इजीली फाइंड आउट कर लूँगा। ये रहा, देखो, ये मुझे डायरेक्टली एक रेक्टेंगल दिख रहा है। तो ये जो मेरा शेडेड वाला रीजन है, जो मेरा रिक्वायर्ड आंसर है दोनों ही केसेस में, तो जो मेरा रिक्वायर्ड एरिया है वो क्या होगा, 2/3 एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो हम बहुत इजीली बिना इंटीग्रेशन किए हुए भी, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया कि अगर मुझे एक पैराबोला दे रखा है और मुझे एक पैरेलल लाइन दे रखी है, इट मे बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो ऐसे केस में हम लोग क्या कर सकते हैं कि बस इस रेक्टेंगल का मैं एरिया निकाल के क्या कर दूंगा, 2/3 से मल्टीप्लाई, ठीक है। बाकी फिर हमारे पास स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, पता ही है, जैसा कि अगर नहीं समझ में आए तो मैं क्या करूंगा, इतना शेडेड पार्ट निकाल लेता हूँ, ये रहा, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे दो कर्व है, तो अभी हम लोग टू कर्व्स का भी फॉर्मूला एक बार थोड़ा सा नोट कर लेंगे, ये रहा। और इसका मैं ट्वाइस कर दूंगा तो मुझे यही मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे दो कर्व है, एक पैराबोला एक लाइन है, तो दो कर्व्स के बीच का एरिया कैसे निकालते थे, अगर एनसीईआरटी में याद हो तो हम लोग क्या करते थे, जो ऊपर वाला कर्व है उसमें से हम लोग क्या करते थे, नीचे वाले कर्व को सब्ट्रैक्ट करते थे, ठीक है। ये हो गया इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसके बाद तुम लोग याद रख सकते हो इलिप्स के, वो याद रख सकते हो, वो भी थोड़े से, आई थिंक इलिप्स का एक क्वेश्चन भी है एनसीईआरटी में, तो अगर नॉर्मली जब भी पढ़ते हैं तो हम लोग वहां पे भी इस चीज़ को ऐसे याद रख लेते हैं। तो अगर मान लो कि मेरे पास a² x² प्लस y² b² इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, इसको भी स्टैंडर्ड करके ही याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो अगर मेरे पास स्टैंडर्ड लिमिट, सॉरी, इलिप्स दे रखी है, और ये दोनों में से कुछ भी वेरी कर सकता है, मान लो अगर x² अपॉन b² प्लस y² अपॉन a², ठीक है, 11th में हम लोगों ने पढ़ रखे हैं स्टैंडर्ड लिमिट्स, ठीक है। अच्छा, या मान लो अगर ऐसे हो जाए, अच्छा ठीक है, मैं एक काम करता हूँ समझाने के लिए, चलो ठीक है, मैं पहले एक बार लिख लेता हूँ, y−k का होल स्क्वायर अपॉन b² इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। और सेम यहाँ पे मैं फिर से वही सेम केस चेंज कर सकता हूँ, b² को इधर ले आऊँगा और a² को इधर ले आऊँगा। अच्छा, अगर मैं थोड़ा सा, अगर तुम लोगों को याद आ जाए 11th में अगर पढ़ा हुआ, तो अगर मान लो कि मैं यहाँ पे अभी कंडीशन ले लूँ कि a ग्रेटर देन है b से, ठीक है, ये रहा, तो ये वाला एलिप्स कैसा बनेगा, ये रहा, ठीक है, ये रहा। तो ये ओरिजिन पे ही रहेगा, ठीक है। लेकिन इस वाले केस में क्या होगा कि मेरा ये जो ओरिजिन है वो शिफ्ट हो जाएगा कहाँ पे, h, k पे, ठीक है। तो अगर h और k मेरे दोनों पॉजिटिव हैं, तो h, k कहाँ लाई कर रहा होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सपोज मान लो ये रहा। तो ये वाला इलिप्स कैसा बन जाएगा मेरा, ये रहा, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो गया, मेरा ओरिजिन शिफ्ट हो गया, किसका, इलिप्स का, ठीक है, ये रहा। बट इन दोनों केसेस में मुझे क्या लग रहा है, एरिया तो देखो सेम वही रहने वाला है, देखो ये रहा एरिया सेम बिल्कुल, क्या साइज में चेंज हुआ नहीं ना, बस इलिप्स शिफ्ट हो गया,
ठीक है ना। तो इन चारों केसेस में मेरा जो एरिया रहने वाला है वो हमेशा क्या रहेगा, पाई। ठीक है, चाहे ए बड़ा हो चाहे बी बड़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ओवरऑल मेरा साइज चेंज नहीं होने वाला। जैसे सपोज करो कि अगर मैं इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करूं ये रहा, तो मैं साइज की बात कर रहा हूं, कितना एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है। देखो ये एरिया अभी भी उतना ही एरिया देखो टेक्निकली अभी भी उतना ही ऑक्यूपाई कर रहा होगा जितना, सपोज करो ऐसे मैंने बना दिया, तो मान लो कि जितना ये एरिया है, या मैं बोलूं जितना ये स्पेस है, ठीक है, उतना ही सेम ये स्पेस होगा, और उतना ही सेम ये स्पेस होगा। और एरिया का मतलब क्या है कि भाई 2D में कोई भी कर्व कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, वही तो हमारा एरिया कहलाता है। बस ये रहा। तो तीनों ही इनफैक्ट जो एक और जो फिगर हो जाएगा, मतलब अगर मैं यहाँ पर लिख, वो भी चलो लिख ही देते हैं, ये रहा b² प्लस वाई माइनस के का। तो बस ये थोड़े से मैंने स्टैंडर्ड रिजल्ट्स नोट करा दिए कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। लाइक सोचो अगर ये याद हो तुम्हें तो कितना टाइम लगेगा, 10 सेकंड्स में आंसर आ जाएगा। तुरंत स्टैंडर्ड इक्वेशन को देख के ए और बी की वैल्यू के साथ ए बी का मल्टीप्लाई करना, उसके साथ पाई मल्टीप्लाई कर दो। मान लो कि इस वाले केस में मेरा ग्राफ कुछ ऐसे हो जाएगा, बट स्पेस उतना ही रहेगा, स्पेस नहीं चेंज होने वाला। ये रहो मान लो यहाँ पे, ठीक है। ये रहो। तो ये कुछ ऐसे स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, इन पे इनफैक्ट क्वेश्चन आए भी हुए हैं। मतलब नेक्स्ट वाली वीडियो में जब हम लोग इसके PYQs करेंगे तो उसमें मैं ये सब चीज़ों के दिखाऊंगा भी कि हमें कितना ये हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम लोग क्या, एरिया बिटवीन टू कर्व्स। ठीक है, तो कुछ ऐसा खास नहीं है, ऑलरेडी जस्ट पता हुआ है, जस्ट नोट डाउन कर लेते हैं एक बार ताकि थोड़ा सा रिवाइज हो जाए। तो सपोज करो कि मैं अगर ऐसे मान लो कि कोई एक दो कर्व है मेरे पास, ऊपर मान लो क्या ले लें, y1 नाम ले लें, y1 नाम ले लेते हैं, और इसको ले लेते हैं y2, और ये हो जाएगा लिमिट, और ये हो जाएगा, तो ये लिमिट हो जाएगी a, ये लिमिट हो जाएगी b। ठीक है, तो ये, ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, शेडेड रीजन जो मुझे फाइंड करना है। ठीक है, तो जो मेरा रिक्वायर्ड एरिया वो क्या होगा, लिमिट a से लेके b। मुझे ये देखना है ऊपर वाला कर्व कौन सा है, y1, तो उसमें से मुझे सब्ट्रैक्ट करना है कौन सा, नीचे वाला कर्व y2। ठीक है, इसका अच्छे से एक्सप्लेनेशन पहले ही हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, चाहो तो मैं थोड़ा सा बस बता देता हूँ। अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सेपरेट कर दूं, लाइक ए बी y1 और सॉरी dx, और ये हो जाएगा ए बी y2 और dx। ठीक है, तो क्या करूं क्या करूं क्या करूं मैं, तो एक काम करते हैं, एक एक करके मैं पहले इसको हटा देता हूँ, ये रहा और ये रहा। तो अगर मैं सिर्फ पहले वाले पार्ट को देखूंगा और अगर मैं उसको इंटीग्रेट करूंगा, तो क्या टेक्निकली मुझे ये वाला एरिया नहीं मिलेगा इंटीग्रेशन करने के बाद। ठीक है, ये रहा। ठीक है, तो ये किससे मिलेगा, इससे, तो मैंने इसको कलर कर दिया। ठीक है, मतलब कि इसकी जो वैल्यू होगी वो मुझे ग्राफ में ये वाला एरिया शो कर रही होगी। ठीक है, अब मैं बनाता हूँ दूसरा वाला कर्व, ये रहा, ये हो गया मेरा वाइट। ठीक है, अब मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, क्या लूँ, ग्रीन ले लें, चलो ट्राई करते हैं। अब जब मैं इस वैल्यू को इंटीग्रेट करूंगा तो ग्राफ में मुझे वो एक्चुअली में क्या एरिया दे रहा होगा, ये वाला, देखो ये यही देगा। तो ये हो गया मेरा ग्रीन वाला वैल्यू, ये रहा। अब सोचो ब्लू वाले में से पूरा जो ब्लू था, अगर मैं उसमें से एक ग्रीन वाला पार्ट हटा दूं, तो कौन सा कलर ले लेते हैं, पिंक ले। तो क्या मेरा ये नहीं एरिया बचेगा जो क्या था मेरा रिक्वायर्ड आंसर। तो रिक्वायर्ड आंसर क्या हो गया मेरा, इस तरीके से रहा पिंक। ठीक है, तो ब्लू में से अगर मैंने ग्रीन सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या बच गया, मेरा आंसर क्या हो गया, पिंक। बस ये हम लोग करते थे। ठीक है, इसी के साथ ये भी खत्म। ओके, अच्छा, यही क्योंकि ये देखो दो पैराबोला दिख रहे होंगे तुमको थोड़े से, ठीक है ना। तो अगर मान लो कि तुम्हारे पास, क्योंकि बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, स्टैंडर्ड जितने भी हमने अभी तक कर्व पढ़े हैं, इलिप्स के, हाइपरबोला का तो बहुत ही चांस ही नहीं है।
पैराबोला, लाइन, सर्कल, ये सब तो लास्ट में एक बार उनको भी समराइज कर लेंगे ताकि तुम लोगों को थोड़ा सा रिकैप याद हो जाए। तो मान लो कि सपोज अगर ऐसा केस हो जाए, ठीक है, ये मैं ऐसा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना रहा हूँ, बट हो सकता है किसी और भी क्वाड्रेंट में बन जाए, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। ये एक्चुअली में पैराबोला है और दूसरा पैराबोला ये, ठीक है। तो थोड़ा सा शेप गड़बड़ हो रहा है, बट समझ चुके होगे मेरी भावनाएं कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऑब्वियसली बताइए ओरिजिन है, ठीक है। दोनों की इक्वेशंस का भी आइडिया हो ही चुका होगा, स्टैंडर्ड इक्वेशंस हैं। तो ये किसको फॉलो कर रहा है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay, और ये क्या हो जाएगा मेरे पास, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। सॉरी, फिर यहाँ पे गड़बड़ कर लेंगे क्योंकि दो दो तो नहीं मैच हो सकते, तो एक जगह से मैं इसको हटा देता हूँ, एक जगह ए ले लेते हैं, दूसरी जगह पे बी, ठीक है। अगर इस तरीके की कंडीशन का अगर तुम्हें कोई भी शेडेड एरिया पूछ ले, तो तुम्हारा डायरेक्टली आंसर तुम याद रख सकते हो 16/3 AB। बाकी सॉल्व करने का मेथड हम में से हर कोई जानता है, इन दोनों इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करूंगा तो मुझे ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा, यहाँ से मैं लाइन खींच देता हूँ, ठीक है। अगर मैं ऊपर वाले कर्व को y1 नाम दे दूं और नीचे वाले कर्व को y2 नाम दे दूं, तो y1 में से माइनस करूंगा y2 और इंटीग्रेट करूंगा 0 से लेके a के बीच में, मतलब एक काम करते हैं सी ले लेते हैं, यहाँ पे ए बी तो यूज़ हो गया सी, मतलब इन दोनों कर्व को जब मैं आपस में इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो एक्स की मुझे वैल्यू मिल जाएगी जो मैं मान के चल रहा हूँ सी। तो अगर मुझे कुछ भी नहीं याद रहता तो 0 से ए, y1 माइनस y2, और ये हो जाएगा dx। इसको सॉल्व करके भी आंसर क्या आएगा, ये, ठीक है। तो हम इसको ऐसा स्टैंडर्ड रिजल्ट में याद रख सकते हैं कि अगर आ गया तो मेरा टाइम क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। बस यही है इस चैप्टर में, और तो कुछ ऐसा खास है नहीं। बाकी जो PYQs में जो क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि किस तरीके की इक्वेशंस आ सकती है, किस तरीके की नहीं आ सकती, ठीक है। बाकी हम लोग एक चीज देख सकते हैं, वो क्या, कि जो कर्व बेसिकली यूज होंगे हमारे, तो देखो क्या क्या यूज होगा। एक तो लाइन यूज हो सकती है, तो लाइन में हो सकता है वर्टिकल लाइन हो, हॉरिजॉन्टल लाइन हो, या फिर एक नॉर्मल लाइन जो इंटरसेक्ट कर रही हो, और ये सब। तो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, एक मान लो लाइन आ सकती है। उसके बाद कर्व में मेरे पास सर्कल आ सकते हैं, तो सर्कल के 90% केसेस में तो तुम्हारे पास यही स्टैंडर्ड आएगा, जो कि मुझे पता है कि जिसके सेंटर क्या होता है ओरिजिन और रेडियस क्या होता है आर। होपफुली किस्मत ज़्यादा खराब हुई तो ये वाला आ सकता है, ठीक है, ये भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। इसमें बस सेंटर क्या हो जाएगा, चेंज, ठीक है। सेंटर जैसा कि हमें पता है क्या हो जाएगा, एच कॉमा के, और रेडियस तो मेरा वही सेम रहेगा आर। यहाँ पे सेंटर क्या होने वाला है, ओरिजिन, मतलब 0,0, और रेडियस क्या होने वाला है मेरा आर। परफेक्ट। और ये तो लाइन हो गया, तो लाइन का कोई भी फॉर्म हो सकता है, चाहो तो इसको और, मतलब ये तो पर्टिकुलर एक नाम हो गया, तो मैं अगर ये भी हटा दूं तो ऐसे लिख लो फिर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ये लाइन का एक जनरल रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। ये आ सकता है, तो लाइन आ जाएगा, सर्कल आ जाएगा, फिर उसके बाद पैराबोला आ सकता है, ठीक है। तो पैराबोला में अगर मैं एक लिख लूँ, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, या प्लस माइनस लगा देता हूँ, और दूसरा हो सकता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 4ay, ठीक है, ये रहा। और लास्ट में जो हमारी एक और पॉसिबिलिटी बच गई वो क्या हो गई, एलिप्स। एलिप्स में हमें पता ही है कि दो स्टैंडर्ड फॉर्म है, बाकी के मैंने जस्ट अभी तुम लोगों को याद होगा तो ऊपर ही लिखवाया है हमने, ठीक है। और मतलब मेन तो एक ही याद रखना है, दूसरा तो अपने आप ही समझ में आ जाता है, इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो ये चीज है जो हमारी थोड़ी सी 11th की है, कॉनिक सेक्शन की, जो हमें इस चैप्टर में याद होना चाहिए। प्लस और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये, जो हमारे थे स्पेशल 9 फॉर्मूले इंटीग्रेशन के, ठीक है ना, स्पेशल 9 फॉर्मूला, ठीक है, जिसमें से सबसे ज्यादा ये यूज होने के चांस होते हैं, क्योंकि बाकी इस चैप्टर का जो इंटीग्रेशन पार्ट है बहुत इजी होगा। प्रॉब्लम तुमको
तब होगी जब सर्कल और एलिप्स आएगा, जबकि हमें पता है कि एलिप्स का ही एक स्टैंडर्ड स्पेशल केस ही सर्कल होता है। तो सर्कल के केस में हमेशा तुम्हारे पास एक ये वाला, अगर तुम लोग को याद हो तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज़ होगा। तो इस वाले फॉर्मूले को ध्यान से मेमोराइज कर लेना, ठीक है ये। और बाकी के भी जो स्पेशल लाइन है वो ऑल वैसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम उन्हीं में हो जाती है, वही चीज़ हमें याद नहीं रहती। बाकी तो सारे हम लोग फॉर्मूले याद रख लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला स्पेशली इस चैप्टर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर सर्कल या एलिप्स आ गया। बाकी पैराबोला, लाइन और इन सब से अगर बन के अगर तुमसे कुछ भी एरिया अंडर द कर्व पूछा तो वो बहुत ईजी है, ठीक है ना। वो बहुत बेसिक इंटीग्रेशन और ये सब है, ठीक है। तो मोस्टली बस यही था इसके थ्योरी में, कुछ ऐसा खास नहीं था, ठीक है। ज्यादातर जो क्वेश्चंस होंगे वो तुम्हारे एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होंगे, लाइक ए से लेके बी मान लो और वाई डी एक्स। तो हम लोग ज्यादातर क्वेश्चंस को, ज्यादातर, ठीक है ना, ये कोई यूनिवर्सल स्टेटमेंट नहीं है, तो 90% केसेस होंगे जो एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट होंगे, क्योंकि लाइक एक थोड़ा सा ना अच्छा एक लाइक लुक आता है ना, कि हम लोग थोड़ा सा उसको इजीली देख पाते हैं, फील कर पाते हैं फिगर को, अगर एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में हमसे कभी ऐसे एरिया या कुछ पूछा जाए, ठीक है ना। जब भी ऐसे थोड़ा वाई एक्सिस में पूछते हैं ना, तो ऐसे थोड़ा सा ऐसे नहीं होता कि मुझे थोड़ी गर्दन घुमा के देखनी पड़ रही है, तो उस वे में, तो एक रिप्रेजेंटेशन के वे में ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चंस आने के चांस होते हैं, ठीक है ना, कि थोड़ा सा इजी लगे समझने में। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, आने के लिए आ भी सकता है वाई के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये था इसका थ्योरी वाला पार्ट। बाकी ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आए होंगे, तो एक ही वीडियो में, नेक्स्ट वाली वीडियो में हम लोग सारे पी वाई क्यूज भी कवर कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद मेरे को एक वीडियो और डालनी है डिफरेंशियल इक्वेशन की, जिसमें हम लोग थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस, जिनको हम लोग रैंक बूस्टर क्वेश्चंस बोल सकते हैं, वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके।